हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्वाति शर्मा और मेरे चैनल का नाम है ग्रेड्स अबव एक्सीलेंस इज आवर ट्रेडिशन। आज है हमारा डे 9 ऑफ मास्टर इकोनॉमिक्स इन 60 डेज। तो 60 दिन के अंदर अंदर हमें पूरा इकोनॉमिक्स का कोर्स आप लोगों को करवाने वाली हूं। तो आज है उसका डे 9 और डे 9 में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों वो है इन्फ्लेशनरी गैप एंड डिफ्लेशनरी गैप। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जितने लोग आज मेरे इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आ रहा है, मेरे लेक्चर समझ में आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना और साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना सो दैट मेरी जितनी भी वीडियोस है आगे जितने भी हम 60 डेज की वीडियोस बनाने वाले हर एक लेक्चर आप लोगों के पास नोटिफिकेशन के फॉर्म में आ जाएगा। सो गाइज, माय चैनल रियली नीड्स योर लव एंड सपोर्ट। Okay, so without wasting our time, let's start our new topic, which is inflationary gap and deflationary gap. ये क्वेश्चन आता है जी एग्जाम में 6 नंबर का। इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए बिना स्किप करे इस वीडियो को देखना। बहुत छोटी सी वीडियो है, जल्दी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट डू यू मीन बाय इन्फ्लेशनरी गैप एंड एक्सेस डिमांड, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी डेफिनेशन बताती हूँ, उसके बाद हम यहाँ केस स्टडी क्वेश्चन पे जाएंगे। तो यहाँ पर डेफिनेशन कुछ ऐसी है कि इन्फ्लेशनरी गैप होता क्या है। सपोज मैंने कहा कि कंट्री में सप्लाई है 100 चीजें सप्लाई हो रही है कंट्री में। लेट्स से कि 100 नौकरियां सप्लाई हो रही है, जॉब जो है कंट्री में 100 है, लेकिन जो डिमांड है नौकरी करने वाले लोगों की वो हो गई 200। तो भाई यहाँ 100 लोगों को तो नौकरी मिल जाएगी, 100 इक्वल टू 100। अब सप्लाई 100% यानी सप्लाई खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर सप्लाई हो गई 0, लेकिन अभी भी डिमांड बचती है 100 की। तुम्हें क्या लगता है ऐसी सिचुएशन में होगा? ये क्या फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है? नहीं, ऐसा हम पढ़ चुके हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होती है वो जहां पर जितने लोग काम करना चाहते हैं उन सारे लोगों को नौकरी, उन सारे लोगों को काम मिल रहा है। लेकिन जब नौकरियां खत्म हो गई लेकिन अभी भी डिमांड है, तो वो सिचुएशन किसको लीड करेगी? भाई देश में महंगाई किसी के लिए रुकती थोड़ी ना है। आपके लिए, मेरे लिए, किसी के लिए रुकेगी महंगाई? नहीं रुकेगी। महंगाई होगी देश में। मनी का फ्लो जब जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशनरी गैप। बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, यानी जितने लोगों को नौकरी चाहिए उतने लोगों को नौकरी अगर उसके बाद एक्सीड हो जाए सिचुएशन, तो वो सिचुएशन हमारी क्या कहलाई जाएगी? उस सिचुएशन को हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। अब सपोज यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अगर इन्फ्लेशन है देश में तो मनी का फ्लो बहुत ज्यादा हो जाएगा कंट्री में, यानी पैसे की जो बहाव है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा देश में। जब कंट्री में पैसे का बहाव बहुत तेज होगा तो उससे क्या होगा? खर्चा भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। और खर्चा जितना, इतनी इनकम नहीं होगी जितना कि कंट्री में खर्चा होना स्टार्ट हो जाएगा। सो इन्फ्लेशनरी गैप रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स एग्रीगेट सप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब उस फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव करने के बाद भी अभी डिमांड है, अभी भी लोगों की कुछ जरूरतें हैं। तो अगर वो जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं तो वो सिचुएशन इज इन्फ्लेशनरी गैप, जिसकी वजह से देश में क्या हो जाएगी? महंगाई। अभी हमने देखा ना, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी पड़ गई थी, उसके रेट बढ़ गए। सिट्रस फ्रूट्स तक के रेट बढ़ गए, ठीक है ना। 50 रुपए की आने वाली जो मौसमी थी उसी के रेट 130 रुपए हो गए, ठीक है ना। वो नारियल पानी 60 रुपए का मिलता था अगर नॉर्थ इंडिया में, तो उसी के जो रेट हैं वो बढ़ा दिए गए और वो 100-110 रुपए हो गए। अब आप लोग कहते हो लूट मार मचाइए, लूट मार मचाइए, लेकिन क्यों? क्या कारण है उस लूट मार का? क्योंकि भाई हम सबकी डिमांड बढ़ गई उन चीजों को लेकर, लेकिन उसकी सप्लाई उतनी नहीं है, तो उसकी वजह से प्राइस बढ़ जाते हैं, यानी खर्चा ज्यादा है, इनकम कम है। वेरी गुड। सो वही इन्फ्लेशनरी गैप है। इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड exceeds aggregate supply corresponding to the full employment level। और full employment level क्या होता है? All the people who are willing to work at any prevailing wage rate are employed। जितने लोगों को काम करना चाहते हैं, जितने लोग, उन सारे लोगों को अगर काम मिल रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट। लेकिन उसके बाद भी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो वी कॉल दैट गैप इज एन इन्फ्लेशनरी गैप। अब आते हैं केस स्टडी क्वेश्चन पे।
India is going through the worst economic crisis during the second wave of COVID-19, due to which India has to print more money worth rupees 30,000 crores. How will it impact the future of India, or how will it impact India in future? ऐसा आपका सवाल आ जाता है। अब बच्चे सोच में पड़ गए, भाई इसका जवाब क्या देंगे, क्या आंसर लिखेंगे इस क्वेश्चन में। तो जी यहाँ पर एक चीज लिखी है, इंडिया हैज टू प्रिंट मोर मनी। प्रिंटिंग मोर मनी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक टर्म्स में डेफिसिट फाइनेंसिंग। क्या बोलते हैं हम उसको? डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग में दो वर्ड्स है, एक वर्ड है डेफिसिट। क्या मतलब है डेफिसिट का? कमी, किसी भी चीज की कमी हो जाना। और फाइनेंसिंग का मतलब क्या है? उस कमी को पूरा करना। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब देश में पैसे की अगर कमी हो गई थी तो उस कमी को पूरा किया जा रहा है। कैसे पूरा किया जा रहा है? आरबीआई जो है वो और पैसे छाप रहा है, ठीक है ना। तो अभी आरबीआई ने पैसे छापे, आप लोग खुद से सोचो, देश में नए नोट छप रहे हैं, पैसा छप रहा है। अगर कंट्री में मनी ज्यादा प्रिंट होगी तो मनी का फ्लो क्या हो जाएगा कंट्री में? दिस फ्लो ऑफ मनी विल इंक्रीज। मनी का फ्लो जो है कंट्री में बढ़ जाएगा, यानी लोगों के पास पैसा भी ज्यादा आएगा, लोगों की जेबों में पैसा ज्यादा आएगा, उनके अकाउंट में पैसा ज्यादा आएगा, यानी उनकी जो इनकम है वो बढ़ जाएगी। जब उनकी इनकम बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर कहेगा, भाई तू ज्यादा कमा रहा है तो मैं शांति से क्यों बैठूं, मुझे भी तुम लोगों से अब ज्यादा पैसा चाहिए, मैं भी अपने सामान के दाम बढ़ा रहा हूँ। तो अब क्या होगा? जितनी भी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, आटा, दाल, चावल, तेल, शैम्पू, सोप, इन सब चीजों के भी दाम क्या हो जाएंगे? देश में इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो और वो किस चीज को लीड करेगा? वो इन्फ्लेशन को लीड करेगा। एक बार अब बनाकर देखते हैं इसका ग्राफ, जो कि बहुत जरूरी है। अच्छा, तो अब हमें यहाँ पर बनाना है ये ग्राफ। देखिए जी, ये मैंने यहाँ पर बना दिया एग्रीगेट सप्लाई का ग्राफ। ये आ गया एग्रीगेट सप्लाई, कितने डिग्री के एंगल पे इंक्लाइन करेगा? 45 डिग्री। जिन लोगों ने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी है एडीएएस अप्रोच में, उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वो था डे 5। तो मैं जितने भी मैंने अभी तक 8 दिनों की वीडियो बनाई है वो सारी आज की लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। तो अगर किसी भी टॉपिक में डाउट आए तो आप मेरे पुराने वीडियोस जो हैं डे 1 से लेकर 8 तक के सारे देख सकते हैं। तो जी हमने एग्रीगेट सप्लाई की लाइन बना दी। अब आ जाते हैं एग्रीगेट डिमांड पर। एग्रीगेट डिमांड अबव द ओरिजिन स्टार्ट होता है, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होता है किससे? एग्रीगेट सप्लाई से, और ये इंक्रीज हो गया। एग्रीगेट डिमांड भी थ्रू आउट इंक्रीज होगा, लेकिन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा एग्रीगेट सप्लाई से, और इस तरीके से ये बढ़ जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर बना दिया जी एग्रीगेट डिमांड। अब आप देख रहे हो यहाँ पर है एक पॉइंट जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उस पॉइंट पे मैंने बना दिया ये परपेंडिकुलर, ठीक है। अब ये हमने परपेंडिकुलर बना दिया, और इस परपेंडिकुलर पे मैंने नीचे लिख दिया इनकम, ठीक। अब हम कह रहे हैं एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया। डिमांड बढ़ गया इसका मतलब क्या है? एग्रीगेट डिमांड जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये जब ये शिफ्ट होगा, ये दोबारा एग्रीगेट सप्लाई को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, और ये हमारा एक न्यू पॉइंट बन गया जिसको हमने बोल दिया AD1। तो पहला पॉइंट ये था फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, इसको मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? वी विल कॉल दिस पॉइंट एज फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, इस पॉइंट को हमने क्या बोला? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। लिख दिया फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब कंट्री में इन्फ्लेशनरी गैप कब अराइज हुआ? जब एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो गया, यानी एक ये वाला पॉइंट है, इसको मैंने मेंशन कर दिया E1। तो कितना एरिया हमारा इन्फ्लेशनरी गैप है, तो एक बार उसको मार्क करते हैं। यहाँ पर इस ग्राफ को मैंने एक्सीड कर दिया ऊपर तक, ये वाला जो पॉइंट है परपेंडिकुलर, इस पॉइंट को मैंने यहाँ ऊपर तक एक्सीड कर दिया। अब यहाँ पर आपको एक शेडेड एरिया दिख रहा है, ये शेडेड एरिया, ये जो शेडेड एरिया है, ये शेडेड एरिया हमारा क्या कहलाया जाएगा? इसको हम बोलेंगे इन्फ्लेशनरी गैप। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, इट्स शेडेड एरिया इज नोन एज व्हाट?
इन्फ्लेशनरी गैप। शेडेड एरिया को जी हमने बोल दिया इन्फ्लेशनरी गैप। मुझे बताओ ग्राफ समझ में आ गया? तो इतना पार्ट इन्फ्लेशनरी गैप है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, इस पूरे एरिया को इन्फ्लेशनरी गैप बताते हैं। नहीं भाई, सिर्फ ये शेडेड एरिया यानी ई से लेकर E1 तक का ये जो गैप है, सिर्फ यही हमारा इन्फ्लेशनरी गैप है। यही दिखा रहा है कि कंट्री में महंगाई है। अब इस महंगाई का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, फटाफट से देखते हैं। अगर कंट्री में महंगाई बढ़ रही है यानी इन्फ्लेशनरी गैप है, इट विल नॉट चेंज द इनकम ऑफ पीपल। लोगों की इनकम यहाँ पर चेंज नहीं होगी बहुत ज्यादा। इट विल नॉट चेंज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द नेशन। यहाँ पर प्रोडक्टिविटी भी चेंज नहीं होगी। इट विल नॉट चेंज द एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द कंट्री, क्योंकि यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, जितने लोगों को नौकरी मिलने की संभावना है बस उतने ही लोगों को नौकरी मिल रही है। उसके अलावा लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड है। इससे एम्प्लॉयमेंट पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन इससे कंट्री के जनरल प्राइस लेवल पर फर्क पड़ रहा है। इट विल लीड टू इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल, जिससे देश में क्या हो जाएगी, जिससे देश में महंगाई हो जाएगी। क्या ना वो गाना है ना कि सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। तो हमारे सैया तो खूब कमा रहे हैं, लेकिन महंगाई इतनी है तो क्या करें। तो ना तो लोगों की इनकम उसके लेवल की बढ़ रही है महंगाई के लेवल की, ना प्रोडक्टिविटी उतनी है, ना एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट हो रहा है। तो बढ़ क्या रहा है भाई इन्फ्लेशन में? इन्फ्लेशन में बढ़ रहा है जनरल प्राइस लेवल। आ गई मेरी बात समझ में? ठीक है। अब आ जाते हैं रीजंस ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप। क्या क्या रीजंस हो सकते हैं इन्फ्लेशनरी गैप के? जब गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड जरूरत से ज्यादा बढ़ती है तब इन्फ्लेशन होता है। जब जनरल प्राइस लेवल बढ़ जाता है तब इन्फ्लेशन कंट्री में अराइज होता है। आ गई मेरी बात समझ में? तो ये हमने कंप्लीट करा इन्फ्लेशनरी गैप। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों को यहाँ बता रही हूँ। इन एन इकोनॉमी देयर इज अ हेवी फ्लो ऑफ मनी इन ऑल सेक्टर्स। आरबीआई कई बार क्या करता है, मनी को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है बहुत सारे सेक्टर्स में। An economy faces inflationary gap. How will it impact the national income? अब ये क्वेश्चन है, कोई डरने की बात नहीं है। अपनी डेफिनेशन लिखो, जो ग्राफ बताया वो बताओ, और जो इम्पैक्ट लिखवाए हैं वो लिखो, खत्म आंसर। A country faces inflationary gap as a result of which it increases the productivity or output, defend or refute. अब मैं बता रही हूँ, ये आ सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन। क्या बोला है कि इन्फ्लेशनरी गैप की वजह से क्या कंट्री में प्रोडक्टिविटी और आउटपुट चेंज होंगे? क्या वो इंक्रीज होंगे? जी नहीं, वो इंक्रीज नहीं होंगे। इंक्रीज होगी तो सिर्फ और सिर्फ कंट्री में इन्फ्लेशन यानी कि जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज होगा। तो द स्टेटमेंट इज स्ट्रांगली रिफ्यूटेड बिकॉज इन्फ्लेशन डज नॉट चेंज द प्रोडक्टिविटी। आ गई मेरी बात समझ में? ऐसा सवाल आ सकता है आप लोगों का 1 मार्क्स में। ठीक है, तो इसके साथ हमने इन्फ्लेशनरी गैप कंप्लीट कर दिया। अब आ जाते हैं डिफ्लेशनरी गैप पे। ये डिफ्लेशनरी गैप क्या है, इसको हम एक केस स्टडी के थ्रू पढ़ते हैं। तो यहाँ पर होंगे कुछ बच्चे जो आईएएस एस्पिरेंट्स भी हैं, तो उनको मैं एक छोटी सी चीज बताती हूँ। कई बार कंट्री में डिफ्लेशन जैसी चीज जो है वो जरूरत से ज्यादा सामान होने की वजह से भी हो सकती है। द ग्रेट डिप्रेशन व्हिच हैज टेकन प्लेस इन द ईयर 1929 इन यूएसए, ये ग्रेट डिप्रेशन जो था अबंडेंस की वजह से हुआ था। एक बार फटाफट से देखते हैं। 1929 में हुआ था। 1920 से 1928 तक जो यूएस की मार्केट थी वो बहुत ऊपर जा रही थी, फ्लरिश कर रही थी। तो और भी बहुत सारी कंपनीज वहां पर डेवलप हो रही थी, जैसे वॉशिंग मशीन कंपनीज, रेफ्रिजरेटर, रेडियो, जितनी भी ऐसी चीजें हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, वो डेवलप हो रही थी। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि इनकी सेल जो थी कंट्री में बढ़ने लगी। जब सेल बढ़ने लग गई तो इन कंपनीज के, वॉशिंग मशीन की कंपनीज, रेफ्रिजरेटर की कंपनीज, रेडियो की कंपनीज, इनके प्राइस बढ़ने लग गए। जब इनके प्राइस बढ़ने लगे और यूएस स्टॉक मार्केट जो है वो ऊपर जाने लगा, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जब इतने रिटर्न्स दे रहा था तो इतने रिटर्न्स की वजह से वहां पर ये जो फर्म्स थे इन्होंने क्या करना शुरू करा, ज्यादा आउटपुट बनाना शुरू कर दिया। हाउस होल्ड्स यानी हमारे जैसे लोगों ने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना शुरू कर दिया और उन्होंने बहुत लोन लिया उसके लिए। लेकिन अचानक से क्या हुआ, अचानक से अक्टूबर 1929 को ब्लैक थर्सडे घोषित कर दिया गया। क्या घोषित कर दिया गया? ब्लैक थर्सडे। इस ब्लैक थर्सडे की वजह से क्या हुआ,
जितने लोगों ने लोन लिया था स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए, क्योंकि वो ऐसे ही लगा रहे थे पैसा, मतलब उनका कोई उस चीज के ऊपर एनालिसिस नहीं था, कोई फाइनेंशियल एनालिसिस नहीं था, बस लगा रहे थे पैसा क्योंकि रिटर्न आ रहा था, तो उनको हो गया लॉस। ठीक है, और इतनी सारी कंपनीज ने इतने रेफ्रिजरेटर बनाए होंगे, कितने सारे उन्होंने वॉशिंग मशीन बनाई होंगी, लोगों पे पैसा ही नहीं बचा भाई साहब। जब कंट्री में एकदम से डाउनफॉल आया तो सरप्लस हो गया, ये सरप्लस प्रोडक्शन रह गया। क्यों, रीजन क्या था? क्योंकि कंट्री में सरप्लस प्रोडक्शन जो थी वो इस वजह से हुई थी क्योंकि एकदम से बैंक के पास पैसा खत्म हो गया था। बैंक के पास पैसा जब खत्म हुआ तो बैंक्स ने अपने आप को क्या बोल दिया कि भाई हम लोग तो बैंकरप्ट हो गए, बैंक खुद ही अपने आप को दिवालिया घोषित कर चुके थे। फर्म्स ने ऑलरेडी पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था, अब फर्म्स बैंक को पैसा लौटा नहीं पा रही थी, जिन लोगों का पैसा शेयर मार्केट में डूब गया था वो बैंक को पैसा नहीं लौटा पा रहे थे। अब क्या हुआ कि कंट्री में एग्रीगेट डिमांड हो गया रिड्यूस। आई मेरी बात समझ में कि कंट्री में जो एग्रीगेट डिमांड था वो गया घट, रिड्यूस हो गया, लेकिन सप्लाई करने वाले यानी इतनी सारी चीजों की मार्केट में सप्लाई जो थी वो बहुत ज्यादा थी, यानी सामान बिकने के लिए बहुत सारा रखा हुआ था, ड्यू टू विच एग्रीगेट सप्लाई हैज इंक्रीज्ड। और उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे दाम जो थे वो गिरने लग गए। इट लेड टू रिडक्शन इन द जनरल प्राइस लेवल। आई मेरी बात समझ में? तो डिप्रेशन और डिफ्लेशन जैसी सिचुएशन जो है वो क्यों होती है? बिकॉज ऑफ अबंडेंस, बिकॉज ऑफ सरप्लस स्टॉक या अनसोल्ड स्टॉक जो अभी तक बना और बिका नहीं। और उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि डिमांड जो है वो चीजों की घट चुकी है। ये मैंने एक छोटी सी आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दी है। अब आते हैं कि भाई डिफ्लेशनरी गैप होता क्या है। तो ये डिफ्लेशनरी गैप क्या है? It refers to the situation when aggregate demand is less than aggregate supply corresponding to the full employment level। यानी full employment level जो है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एग्रीगेट डिमांड जो है इकोनॉमी में कम है इन कंपैरिजन टू द एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, यानी इतनी डिमांड है नहीं जितनी की सप्लाई हो रही है। It refers to the situation when aggregate supply exceeds aggregate demand in an economy corresponding to the full employment level। Full employment level के corresponding अगर देखें तो aggregate demand जो है वो बहुत कम है in comparison to the aggregate supply। ठीक है जी, अब आ जाते हैं इस डिफ्लेशनरी गैप के ग्राफ पे। अब देखिए जी, ओरिजिन से हमने स्टार्ट किया एग्रीगेट डिमांड का, एग्रीगेट सप्लाई का ग्राफ। ये मैंने बना दिया एग्रीगेट सप्लाई, और ये इंक्लाइन कितने डिग्री के एंगल पर कर रहा है जी? वेरी गुड, 45 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइन कर रहा है। अब ये जो एग्रीगेट डिमांड है ये अबव द ओरिजिन स्टार्ट होगा, कहीं यहाँ से एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा एग्रीगेट सप्लाई को और ये हो जाएगा इंक्रीज। तो ये हमने बना दिया एग्रीगेट डिमांड, और ये यहाँ पर एक पॉइंट बना, इस पॉइंट को हमने बोला ई पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? अभी मैंने बताया था। हाँ जी, फटाफट से बताइए बच्चों। वेरी गुड, वी कॉल इट एज फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया दैट दिस इज अ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ये हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? दैट इट इज अ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है जी, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अब इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड हो रही है कम, तो जिस वक्त एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो डिमांड का जो ग्राफ है नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये हो गया नीचे की तरफ शिफ्ट। तो ये हमने यहाँ पर बना दिया कौन सा पॉइंट? ये हो गया हमारा AD1। और ये जो एक नया पॉइंट बना है इस पॉइंट को हमने मेंशन कर दिया E1। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। कहाँ से ड्रॉ करेंगे? यहाँ से, इक्विलिब्रियम पॉइंट से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है जी, अब आपको एक एरिया दिख रहा है E से लेकर E1 तक का, इसको मैं शेड करके दिखाती हूँ आपको। ये वाला एरिया, ये जो एरिया हमने बनाया, ये इतना एरिया जो है, इस इतने एरिया को हम क्या बोलेंगे? हम इतने एरिया को बोलेंगे इन्फ्लेशनरी, सॉरी डिफ्लेशनरी गैप। हमने इतने एरिया को क्या बोला? दैट इट इज अ डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है जी, आसान है ग्राफ, ग्राफ में ऐसा कोई झंझट नहीं है। बस इतना ध्यान रखना कि ये एरिया आपको दिखाना है, पूरा का पूरा जो ये डिस्टेंस है ये डिफ्लेशनरी गैप नहीं है, सिर्फ इतना एरिया जो है ये डिफ्लेशनरी गैप।
आ गई मेरी बात समझ में? अब आ जाते हैं इसके इम्पैक्ट्स पे कि डिफ्लेशनरी गैप कौन सी सिचुएशन को लीड करता है। डिफ्लेशनरी गैप, impacts of deflationary gap: increase in the rate of taxation of by the government, it leads to reduction in the propensity to consume, यानी कि देश में जो है लोगों का कंज्यूम करने की जो क्षमता है वो घट जाएगी। इससे क्या होगा, एक्सपोर्ट्स जो है वो फॉल हो जाएंगे, यानी आपकी कंट्री से जो सामान आप लोग बेच रहे थे उसकी डिमांड कम हो गई। इंपोर्ट टेंड टू इंक्रीज, आपके देश के लोग भी आपका सामान नहीं खरीद रहे तो वो बाहर से सामान मंगा रहे हैं। व्हेन गवर्नमेंट रिड्यूसेस इट्स एक्सपेंडिचर, और तब होता है जब देश अपना खर्चा जो है, अपना एक्सपेंडिचर जो है उसको घटा देती है। ठीक है जी, तो आज जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा वो क्या था? आज हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा कि इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है। थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज मैंने यहाँ पर आप लोगों को दे दी है। ठीक है जी, तो कोई भी प्रॉब्लम इस टॉपिक में अगर आप लोगों को आती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। अगर आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं मेरे लेक्चर तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताना, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। मेरे चैनल का नाम है ग्रेड्स अबव एक्सीलेंस इज आवर ट्रेडिशन। मेरा नाम है स्वाति शर्मा, और कल हम इस चैप्टर का फाइनल यानी कि मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप की मैं वीडियो बना दूंगी कल। तो हमारी ये जो यूनिट है ये कल पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है जी, सो जस्ट कीप ऑन लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग माय चैनल गाइस। माय चैनल रियली नीड्स योर लव एंड सपोर्ट। सो कल दोबारा मिलते हैं अपनी 10th वीडियो यानी 10th डे के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।